दोस्तों, भयानक नीति में आपका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। जी हाँ, मैंने भयानक नीति की बात की इसलिए कि कभी यह समाज नीति हुआ करता था, फिर राजनीति बना। राजनीति का तात्पर्य राज्य चलाने वाली नीति से होता था। बाद में यह लंगी मारने की नीति बन गया। लेटेस्ट मॉडल जो अवेलेबल है वो है भयानक नीति। भयानक नीति की विशेषता ये है कि जिसको चाहे जिस विषय पर इच्छा होती है वो ज्ञान दे डालता है तुरंत। अब मैंने सोचा कि तो फिर मैं भी ज़रा एक भयानक नीति पर थोड़ा ज्ञान बांटूं आप लोगों के साथ। ये और बात है कि मैं राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानता, ज़ीरो। तो दोस्तों, आइए, आपका इस वीडियो में स्वागत है, वंदन है। ये योगी जी का बताया हुआ आत्मरक्षा कवच का मंत्र हमेशा याद रखिए कि एक हैं तो सिर्फ हैं और बटेंगे तो कटेंगे, बटे तो कटे। और दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले एक गुजारिश है आपसे कि मेहरबानी करके इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। तो ये भयानक नीति जो मैंने कहा, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, तो इसे क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानता तो क्या हुआ? ये क्या जो लोग जहाँ तहाँ यत्र तत्र सर्वत्र ज्ञान बांटे चल रहे हैं, इनको उस विषय के बारे में कहाँ जानकारी है? यानी ये विद्या ही चली है, नहीं जानते हुए भी ज्ञान बांटने की योग्यता, उसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, जो भी कहा जाए। अभी लेटेस्ट एपिसोड ये है कि राणा सांगा को भारत की संसद में, और वो भी दिल्ली में स्थापित संसद में, गद्दार कहा गया। और इतिहास ये बताया गया कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था अब्राहम लोदी को हराने के लिए। ये इतिहास कितना सच है ये अलग विषय है, किंतु ये अपने आप में बहुत बड़ा संगीन अपराध है, जिसे कहते हैं अनपार्लियामेंट्री। ये शायद उससे भी कुछ संगीन कृत्य है, कुकृत्य है। भारत के एक नायक का, जिसकी संतान है पूरा भारत, उसके बारे में किसी ने अन्यथा कहा और किसी ने गद्दार कहा, और पूरी संसद सुनकर चुपचाप रही। अध्यक्ष महोदय ने उसे टंगवा कर बाहर नहीं फेंकवाया, उसका निलंबन नहीं किया। ये कैसी संसद चल रही है? हस्तिनापुर का जो राज्य चलता था, जहाँ की एक दुर्योधन की बात चलती थी और बाकी जितने भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, विदुर, सारे के सारे चुपचाप बैठे रहते थे। तो क्या वैसे ही दिखाने के लिए लोग आज हमारी संसद में हैं? वो पक्ष हो या प्रतिपक्ष। लेकिन इससे अलावा ये है कि पक्ष की जानकारी या दोस्तों ये है कि सरकार ने इस पर कोई नोटिस क्यों नहीं लिया? इस घटना को बस यूं ही गुजर जाने दिया, मानो कि ये बहुत मामूली सी बात है। जबकि अगर कोई आदमी किसी को
व्यक्तिगत रूप से गाली दे दे तो उसका क्या परिणाम होगा ये सब जानते हैं। लेकिन राणा सांगा को गद्दार कह करके निकल जाता है कोई और उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है, इससे अजीब बात क्या हो सकती है। और ऐसा ही होना और सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाना करणी सेना जैसे संगठनों को उकसाने के लिए काफ़ी है। लोग कहते हैं कि करणी सेना ने जो किया वो सही नहीं किया। हो सकता है कि हिंसा सही नहीं हो, किंतु हिंसा नहीं, ये तो बहुत उससे भी आगे की बात हो सकती थी। अगर यही करणी सेना के स्थान पर बाबर सेना या औरंगजेब सेना को रख दीजिए तो क्या होता। लेकिन फिर भी करणी सेना ने जो किया उसकी निंदा की जा रही है। लेकिन उसकी व्यवस्था थी कि अपने हीरो के अपमान को अनअटेंडेड, प्रतिक्रिया रहित, संवेदनहीन समाज में गुजर जाने देने के को देखने के लिए करणी सेना चुपचाप बैठी हुई नहीं है। लेकिन ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा, सवाल ये भी है। एक सीधी रेखा लगता है कि खींच दी गई है, जिसकी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तथा दूसरी तरफ विपक्ष की सारी पार्टियां हैं। और ये जो रेखा खींची गई है इसके उस पार जितनी भी पार्टियां हैं वो सब के सब मुस्लिम वोट को अपना बनाने के लिए, हिंदू की आस्था को, हिंदुओं के देवी देवताओं को, भारत के नायकों को, यानी वो सब कुछ बोलने को तैयार हैं जो सनातन के विरुद्ध हो, राष्ट्रवाद के विरुद्ध हो, राष्ट्रीयता के विरुद्ध हो, भले ही उससे राष्ट्र खंडित होता हो, किंतु वह बोलने के लिए वो तैयार हैं। अभी कुछ दिन पहले अबू आज़मी साहब ने जो कहा था वो सामने है और उसका प्रभाव भी सामने है। इसके पहले की 2 घटनाएं भी नोटिस में ली जानी चाहिए, 3 घटनाएं। एक डीएमके जिसने विपक्ष के संयुक्त मंच से सार्वजनिक रूप से बताया कि सनातन धर्म डेंगू जैसा है, कोरोना जैसा है, इसकी जड़ें बहुत गहरी गई हुई हैं और इसका जड़ से कबाड़ कर बाहर फेंकना होगा, सनातन को निर्मूल करना होगा। ये एक ही उपाय है। उसके बाद सामने आती है राजद, उसके एक प्रोफेसर, लेक्चरर, और किसी चीज़ का नहीं तो कम से कम लेक्चरर की मर्यादा रखे होते, लेकिन उन्होंने काहे को किसी के प्रति अपनी वफादारी साबित करने तथा जनता में अपना नाम फैलाने के लिए उन्होंने रामायण की प्रतियां जलानी शुरू की और उन्होंने कहा कि इसे पूरा जला दिया जाना चाहिए। कोई प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि राजद से उस व्यक्ति को पूरा समर्थन मिला। इसके बाद आते हैं सपा के एक विद्वान जिन्हें रामचरितमानस की कुछ दोहे से आपत्ति है और घोर आपत्ति है, और वो उसे सार्वजनिक करते हैं और उसके बाद वो उन्हें लाइसेंस मिल जाता है, किसी हर मंच पे बोलते हैं, हिंदू माइथोलॉजी की निंदा करते हैं और सभी देवी देवताओं के बारे में अंट शंट अनाप शनाप बकते हैं और ये चलता है। दोस्तों, ये पूरा समाज, इसमें ये सारा कुछ चल रहा है शायद इसलिए कि यहाँ की जनता लोकतांत्रिक है
और अपनी मर्यादा को बनाए रखना चाहती है। इसलिए ये वोट के माध्यम से ही कुछ करना चाहती है, वरना ये सारे के सारे लोग जो थे विपक्ष के सामने एक तरफ, वो कुल सिमट करके 16वीं लोकसभा में, जिसमें कांग्रेस 44 पे सिमट गई थी, बाकी लोगों की गिनती क्या थी मुझे याद नहीं है, लेकिन इनकी इतनी ही औकात हुई। जितना भी आपने बोला, और किसी ने, सरकार ने भी उस पर कोई क्रिया नहीं की, कोई दंड नहीं दिया, लेकिन यहाँ की जनता ने वोट से असंभव को संभव बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को एक ही बार 300 सीट या 300 के आसपास, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया, इसलिए कि ये पार्टी दावा करती है अपने आप को उस रेखा के इस तरफ रखने की। लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरफ के वोट से जीतकर भाजपा भी उस तरफ की राजनीति करने लगी। दूसरे पक्ष की खुशामद करना, उन्हें सामान देना, उन्हें नगद पैसे देना, उनकी हर तरह से सेवा करना, ये सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री ने किया। और अंत में, चूँकि वो मुस्लिम कौम किसी पार्टी की नहीं है, इसलिए कि उनकी अपनी कोई पार्टी भी नहीं है, और वो अब तक सिर्फ उस पार्टी को वोट देते रहे हैं जो भाजपा के खिलाफ खड़ी हो। और इस बार भी 18वीं लोकसभा में भी उस कौम ने एक भी मत भाजपा को नहीं दिया। तब इनकी समझ में आया कि सबका साथ, सबका विकास तो शायद संभव हो, लेकिन सबका विश्वास ये हो नहीं सकता। हालांकि इस पर बहुत पहले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि सबका साथ, सबका विकास तो ठीक है, किंतु सबका विश्वास की बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो इनका विश्वास जीत ही नहीं पाए, आप क्या जीतिएगा। और वही हुआ। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मामला बहुत क्लियर कि आपको वोट करने वाला एक ही कैडर है। लेकिन श्रीमान जी, आप उस कैडर की भी मर्यादा को धूमिल कर रहे हैं। सही है, राम मंदिर बना, जीत हुई, प्रतिष्ठा बना, हमारा एक तीर्थ स्थान बना, सही है, लेकिन ऐसे लोगों को क्यों अलाउ कर दिया जाता है जो सारे हिंदू को हिंसक कह देता है, और वो भी सदन में, जो राणा सांगा को गद्दार कह देता है। तो ये सरकार, ये संसद के गणमान्य व्यक्ति और माननीय श्री संसद अध्यक्ष महोदय, ये सब लोग क्वालिफाइड एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उनका कुछ भी करना, छींकना, सोचना, घूमना, वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और क्या भारत की जनता ऐसे ही चुपचाप सुनती रह गई? अपने किसी नायक की बदनामी? भारत की जनता नहीं चुप रहती है, लेकिन आप लोगों ने चुप रह करके, भाजपा वालों ने चुपचाप रह करके, सरकार चुप रह करके आपने ये परिचय दिया है कि आप देश के गौरव के साथ नहीं हैं। मैं पूरी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ कि अश्वनी उपाध्याय जी जो एक मुहिम चला रहे हैं, आप उनका साथ क्यों नहीं देते? वो कहते हैं कि गुलामी से आज़ादी का मतलब होता है कि पुराने नाम, पुराने निशान सब मिटा दिए जाएं। एक बोर्ड बनाइए जो कि उससे मुक्ति दिलाएगा, और जितने शहरों के नाम दूसरे के नाम पर हैं उनको अपने वास्तविक नाम पर ले आया जाए, तथा जो भी उस समय के अवशेष बचे उनको तोड़कर ध्वस्त कीजिए। ये सरकार, ये संसद
अपने आप में संप्रभु है, तो क्या यह अपने स्वतंत्रता को हासिल नहीं कर सकता? अगर धर्मनिरपेक्षता की बात है तो वो कार्रवाई आज से की जानी चाहिए। लेकिन अगर जो अपने आप को आक्रमणकारियों के वंशज मानेंगे या जो उनकी तारीफ करने वाले हैं, उनके लिए योगी आदित्यनाथ जी के पास ही उपाय है और वही एक उपाय करेंगे। निवेदन अब से है भयानक नीति चलने वालों से कि कृपया गृह युद्ध को न्योता मत दीजिए। उधर लोग विश्व युद्ध से बचते हैं, इस देश में गृह युद्ध से बचने की ज़रूरत है। बहुत हुआ तुष्टीकरण, बहुत हुआ आरक्षण, बहुत हुआ पिछड़ों अगड़ों की बात। आप लोगों ने समाज को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। तो क्या जितने हीरो, जितने नायक थे, वो आज के सवर्ण समाज के नायक थे? और अगर नहीं थे तो सरकार बोलती क्यों नहीं इसको? या बाकी सांसद क्यों नहीं बोलते, विपक्ष के ही सही? इस सोच को करप्ट किया गया है, माफ कीजिएगा। और अफसोस होता है कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी उसके शुद्धिकरण के लिए कुछ नहीं कर रही है। पूरी विनती से निवेदन है कि मेरी बात से किसी की भावना आहत हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन सरकार से और माननीय संसद सदस्यों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस देश की गरिमा को बचाइए। कोई भी देश कैसा लगेगा यदि उसके पास गरिमा नहीं हो, उसके पास संस्कृति नहीं हो, उसके पास अपनी सभ्यता नहीं है? कैसा लगेगा सब कुछ, कैसा दिखेगा? जय श्री राम।